एसी में ही आगे अभी मिक्सचर ऑफ सर्किट्स देखेंगे। तीन अपने अलग अलग सर्किट देख लिए, आर एल सी। अभी आर और एल को साथ में देखेंगे, एल और सी को साथ में देखेंगे, आर सी को साथ में देखेंगे। इनमें से एल सी वाला पार्ट है वो हमें है नहीं, एल सी का सिर्फ ऑसिलेशन पढ़ना है, वो कि लास्ट में है। एल सी का हम लोग थोड़ा देख लेंगे, बट ज़्यादातर क्वेश्चन तो आर सी और आर एल में पूछे जाएंगे, क्योंकि ये आर एल आपको देखने मिलेगा ईएमएफ के चैप्टर में भी, आर सी आपको देखने मिलेगा कैपेसिटर के चैप्टर में भी, इसका चार्जिंग डिस्चार्जिंग चार्जिंग डिस्चार्जिंग इसमें भी है। क्योंकि ये ओवरलैपिंग चीज़ है तो ये पूछने के चांसेस ज़्यादा रहता है। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं ये दोनों का ही पढ़ेंगे, आर एल और आर सी सर्किट। डिफरेंस समझते समझते जाएंगे हम लोग इसका साथ ही साथ। पहले हम लोग आर एल की बात करते हैं। आर एल में समझो आपने ईएमएफ दिया ई नॉट साइन ओमेगा टी। आर एल सर्किट कैसे, ये सब सीरीज कॉम्बिनेशन है, पैरेलल मत ले लेना, सीरीज कॉम्बिनेशन है। आर एल बैटरी से कनेक्टेड, इस केस में हम लोग ले लेंगे आर सी बैटरी से कनेक्टेड। ओके, ये हो गया। अभी अगर आपने ईएमएफ दिया ई नॉट साइन ओमेगा टी, इस फंक्शन का ईएमएफ दिया जिसका पीक वोल्टेज है ई नॉट, तो आई क्या आ जाएगा? देखो पहले तो इसका आर होता है, इसका रिएक्टेंस कितना है एक्सएल, इसका आर होता है, इसका रिएक्टेंस कितना है एक्ससी। अभी एक बात समझो कि सीरीज में कुछ भी रहने दो, करंट सेम रहेगा, करंट सेम, सीरीज में ऑलवेज करंट सेम रहता है, और इस केस में भी करंट सेम रहेगा। तो ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज इसके और इसके अक्रॉस उसके रेजिस्टेंस के रेशियो में ही डिवाइड हो जाएगा। सीरीज में क्या होता है, जब भी आपने सीरीज ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा रहेगा, ओके, उसमें क्या रहता है V1:V2 इज इक्वल टू डायरेक्ट रेशियो ऑफ R1:R2। मतलब V1 वोल्टेज R1 के अक्रॉस उतना ही वोल्टेज आएगा जितना उसका रेजिस्टेंस है, R2 के अक्रॉस उतना ही वोल्टेज आएगा जितना उसका रेजिस्टेंस है, वैसे। तो ये वैसे ही डिवाइड हो जाएगा उसके अलॉन्ग, VRVL, ओके, VR और VL। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं V=VR+VL। इधर नहीं लिख सकते, करंट इलेक्ट्रिसिटी में लिख सकते हैं, क्योंकि ये फेजर वाले हैं। क्योंकि आपको पता है इसमें लैग या लीड नहीं होता है, बट इसमें लैग होता है, लीड होता है। कैपेसिटर में भी लैग लीड होता है, तो आप इसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, प्लस ऐड नहीं कर सकते, उसके लिए आपको वेक्टरली करना पड़ेगा। तो V=VR+VC वेक्टर, ये आप कर सकते हो, ठीक, ये आप कर सकते हो। देखो अगर मैं इसका फेजर डायग्राम बनाऊँ, फेजर डायग्राम कुछ एरो से डिनोट करते हैं, जैसे कि ये हो गया रेजिस्टेंस, और ये एक्सएल, एक्सएल किधर आएगा आप मुझे बताओ। पहले हम लोग बनाते थे वोल्टेज, तो हमें पता है कि इसके अलॉन्ग तो रेजिस्टेंस के अलॉन्ग तो वोल्टेज उसकी डायरेक्शन में होगा, फेज डिफरेंस 0। अभी ये हो गया V, अगर V इधर है तो I किधर होना चाहिए, इसका R किधर होना चाहिए। मैंने क्या बोला था ऊपर पिछले बार कि एक चीज़ याद रखो, करंट में, सॉरी, कैपेसिटर करंट में लीड करता है, कैपेसिटर करंट में लीड करता है, CCS। तो इसमें करंट लैग करेगा, वोल्टेज के पीछे आएगा। अभी π/2 से ये 90 हो गया, π/2 से मतलब करंट इधर आ रहा है, इस केस में करंट इधर आएगा, I(R) इधर I(L), ऐसा कुछ वोल्टेज। I(R) ऑलवेज अलोंग वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज V उसके पीछे रहेगा। तो अगर सिर्फ वोल्टेजेस की बात करें, इधर होगा V0, इधर होगा VR, और वेट V0 होगा इधर, VR प्लस V0 करके आ जाएगा हमें VL V0। यहाँ पे ये सर्किट बनाना गलत है बेटा, ये बनाते हम लोग अच्छे से, क्योंकि हमें खाली V और X रिएक्टेंस का X
एल सी का ये देखना है फेजर। इसमें देखो हमें वी नॉट का पहले बनाते हैं, वी नॉट की वजह से क्योंकि इसका रिलेशन आएगा एक, इधर रिएक्ट वी नॉट ले लो, वी नॉट के अलॉन्ग ही रेजिस्टेंस रहेगा, ओके, तो वी आर भी इसके अलॉन्ग ही रहेगा, उसमें कुछ फेस डिफरेंस नहीं आता है वी और आई में, तो इधर रहेगा। बट अगर वी आर इधर है, ये याद रखो कि अगर वी आर इधर है तो करंट भी इधर ही होगा ना, मतलब करंट भी इसी डायरेक्शन में होगा आई। तो अगर इंडक्टर है तो उसका वोल्टेज किधर, उसके 90 डिग्री पे लाई करेगा, क्योंकि करंट लीड लैग करता है ई एम एफ बाई पाई बाय 2। तो इस केस में वी आर आ गया इधर, वी आर आ गया इधर, तो वी आर के अलॉन्ग ही आई होता है, तो आई इधर है तो वी एल उसके 90 डिग्री आगे रहेगा। नेट निकाल दो अभी वी आर, मतलब नेट वोल्टेज निकाल दो वी नॉट, नेट वोल्टेज निकाल देंगे वी नॉट ने तो ई ले लो, तो हमें पता है ई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर, ये हो गया ठीक, ये हो गया ई एम एफ। नेट ई एम एफ किस रेशियो में डिवाइड होगा, आपको वी एल दिया है, ई दिया है, वी एल वी आर निकाल सकते हो आप वैसा। नाउ दिस एंगल फाई, ये याद रखना, ये अभी आगे यूज़ करेंगे। अभी उसका रेजिस्टेंस का एक डायग्राम बना लेते हैं। इधर रेजिस्टेंस आर है, इधर रेजिस्टेंस होगा एक्सएल क्योंकि वी एल के अलॉन्ग ही होगा। इसका नेट निकाल देंगे तो जेड, इसको बोलते हैं इम्पिडेंस। इम्पिडेंस पहले तो हम लोग खाली क्या बोलते थे, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस पढ़ रहे थे। अभी इम्पिडेंस क्या होता है, नेट रेजिस्टेंस ऑफर्ड। नेट रेजिस्टेंस मतलब जो भी रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस का या तो आर या एक्सएल या तो आर या एक्सी, एक्सएल एक्सी, जो भी आगे पढ़ेंगे उस सब को बोलेंगे इम्पिडेंस, जिसको डिनोट करते हैं जेड से। तो नेट क्या हो गया इस केस में, एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ये हो गया नेट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट टू करंट। करंट को कितना नेट रेजिस्टेंस मिला है, तो हमें पता, ई पता चल गया, नेट रेजिस्टेंस पता चल गया, आई नहीं पता चल सकता है क्या, ई अपॉन नेट रेजिस्टेंस, ई अपॉन जेड, जो कि हो जाएगा ई एम एफ रखो इंटू एक्सएल प्लस ए आर। ये हो गया अपना फॉर्मूला आई का, ओके, ये हो गया अपना फॉर्मूला आई का। और एक चीज़ भी होता है कि क्या होता है वो, एडमिटेंस। एडमिटेंस करके एक चीज़ होता है जिसको हम लोग y से डिनोट करते हैं, y इज 1/z। इम्पिडेंस का इनवर्स होता है, 1 इम्पिडेंस होता है। इम्पिडेंस ये इतना कुछ पूछा गया था, इम्पिडेंस खाली याद रखो। ये सब हो गया। अभी ये जो मैंने फाई बोला था याद रखने के लिए, ये फाई का वैल्यू निकालो, टैन फाई इधर लगाओ, ये भी एंगल फाई, और ये दोनों फाई सेम है, ओके। ये फाई को हम लोग लिख सकते हैं, इधर हम लोग इस वेक्टर को इधर उठा के लेके आएंगे तो ये वी एल हो जाएगा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। इस केस में इधर एक्सएल हो जाएगा तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये हो गया tan फाइव का। तो नेट वोल्टेज रेजिस्टेंस के वोल्टेज से कितना आगे है या इससे कितना पीछे, ये पता चलेगा तो ये 90 - 5 हो जाएगा। ये सब पूछते हैं, ये फाई निकालना आना चाहिए, वी एल बाई आर, वी आर एक्सएल बाई आर, इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज, ये तो पता चले कैपेसिटर में करंट लीड करता है। इस केस में भी सीरीज में करंट सेम रहेगा, ओके। सीरीज में करंट सेम रहने के कारण अगर हमने इसको E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी का फंक्शन दिया है EMF में, तो इसका VL/VC डायग्राम बना के देखते हैं कौन किधर आएगा। अगर VR इधर ले लिया हम लोग ने तो करंट भी इधर आएगा, क्योंकि करंट लीड करता है तो EMF उसके 90 डिग्री पीछे आएगा, तो VC, इस केस में C क्योंकि कैपेसिटिव है, इस केस में C इधर आ जाएगा ऐसा। तो VR इधर है, VR इधर है तो I भी उसके अलॉन्ग रहेगा, और I इधर है तो हमें पता है कि इसमें लीड करता है करंट, तो करंट को लीड कराने के लिए हमें VC पीछे लैग कराना पड़ेगा, मतलब VC लैग हो जाएगा 90/2 से, π/2 से, ओके। ये हो गया इसका सर्किट। सेम इन द सेम वे XR नहीं, R इधर आ जाएगा, XC इधर आ जाएगा, सेम वे ये भी इधर आ जाएगा। तो नेट इम्पिडेंस
ऐसा हो जाएगा, नेट वोल्टेज ऐसा हो जाएगा। इसमें भी वही फाई फाई निकालेंगे। उससे पहले हम लोग लिख लेते कुछ सेम इसके जैसा ही। ईएमएफ का भी इधर फॉर्मूला आता है, E इज इक्वल टू वी आर का स्क्वायर प्लस वी कैपेसिटर का स्क्वायर, इधर से ही आता है। इम्पिडेंस क्या हो जाएगा, एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर इम्पिडेंस। आई क्या हो जाएगा, ई बाई जेड, ई बाय जेड एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हो गया, इतना हो गया। अभी मेन आता है tan फाई। tan फाई क्या हो जाएगा, वी सी बाई वी आर, ये इधर चला जाएगा तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, इस केस में एक्स सी बाय आर। हाँ, इसमें आप वैल्यू भी डाल सकते हो, ओमेगा एल बाई आर, ये भी लिख सकते हो। तो इस केस में भी आप लिख सकते हो 1 बाय ओमेगा सी आर, क्योंकि 1 बाय ओमेगा सी होता है एक्स सी का फॉर्मूला, वो नीचे आ जाएगा। सबसे इन दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बात जानना, कि ये फेजर डायग्राम बनाना आना चाहिए आपको। फेजर डायग्राम आ गया तो ये सब आप डिराइव कर सकते हो उसी ऑन द स्पॉट। और दूसरी बात tan फाई आना चाहिए, tan फाई आपके जुबान पे होना चाहिए। तो ये हो गया आरसी और एल आर सर्किट, आर एल सर्किट, ये हो गया। इस पर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा। एलसी अपने सिलेबस में है ही नहीं। और एक चीज़ आता है एलसीआर सीरीज, तीनों को हम लोग ने सीरीज में डाल दिया। क्या हो जाएगा, सी हो गया, ये एल हो गया, आर हो गया, इसको हम लोग ने वी से डिवाइड कर दिया। तो हमें पता है सीरीज में सेम करंट, कभी कभी पूछ लेंगे, ये ज़्यादा पूछते नहीं है। ये हो गया एल सी आर, इसका हो जाएगा एक्स सी एक्सएल आर। ओके, इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा वी सी, इसके अक्रॉस होगा वोल्टेज वी एल, इसके अक्रॉस होगा वोल्टेज वी आर। और हम लोग ने ये भी पढ़ा है कि वी सी इज टू वी एल इज टू वी आर इज इक्वल टू इन द रेशियो ऑफ एक्स सी एक्सएल आर। ठीक, इतना हो जाएगा। फिर हाँ, इसका फेजर बनाते हैं। इधर तीनों जगह आएगा, वी आर इधर ले लेते, वी आर इधर है तो मतलब आई इधर है, आई और वी आर सेम रहता है, इतना मान के चलो। अभी आई इधर है तो कैपेसिटर का किधर आएगा, वी सी नीचे, क्योंकि वो लैग करता है। वी सी इंडक्टर के केस में लीड करता है करंट को, तो इधर आ गया वी सी। ऐसे ही बनेगा अपना इसका इम्पिडेंस का, आर इधर है मतलब आई भी इधर है, आई इधर है तो एक्स एल इधर है और एक्स सी इधर। ना सॉल्व करने के लिए हम लोग ऐसे तो सॉल्व नहीं कर सकते, हम लोग इस केस में मान लेते हैं। मान लो अगर आपको दिया है L इज ग्रेटर देन, मतलब XL या L, इंडक्टर इज ग्रेटर देन C, मतलब इंडक्टेंस ज़्यादा है, ऐसा दे दिया, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, इस वेक्टर को ऊपर ले लो तो नेगेटिव हो जाएगा उसका, तो VL माइनस VC VR। अभी इसका नेट निकालेंगे तो हमें नेट EMF मिलेगा। इधर भी वही करेंगे, XL माइनस XC और R। अभी इसका नेट निकालेंगे तो हमें मिलेगा नेट इम्पिडेंस। इधर भी फाई, ये फाई, और ये फाई हमेशा याद रखना रेजिस्टेंस वाला एंगल है, मतलब ये जो ये वेक्टर और रेजिस्टेंस के बीच का एंगल है फाई। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं वोल्टेज EMF, नेट EMF ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ VL माइनस VC, इस पूरे का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। ठीक, VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर, ये हो गया है इस केस में EMF। नेक्स्ट इज इम्पिडेंस, सेम XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस XR का स्क्वायर, मतलब R का स्क्वायर। XR क्या होता है, R होता है, R का स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। अभी इस केस में भी करंट निकाल देते हैं। करंट हो जाएगा EMF अपॉन अंडर रूट ऑफ Z, मतलब Z हो जाएगा जो कि होता है अंडर रूट ऑफ के XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। I इज इक्वल टू E बाई Z से फॉर्मूला आया है, ये हो गया करंट का फॉर्मूला। ठीक,
फिर सबसे मेन आता है tan फाई। इस केस में tan फाई क्या हो जाएगा, tan फाई इक्वल टू वी एल माइनस वी सी बाई आर, वी आर इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर। ठीक है, एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर, ये हो जाता है इस केस में। अभी एलसीआर सर्किट पढ़ना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि एलसीआर सर्किट में हमें रेजोनेंस पढ़ना है, और ये एलसीआर सीरीज़ है तो हमें एलसीआर सीरीज़ का ही रेजोनेंस पढ़ना है। उस केस में क्या क्या था, तो ये एलसीआर सीरीज़ का ये फॉर्मूलेज होंगे। ठीक है, इतना ही है। नेक्स्ट आगे जो है वो है रेजोनेंस। रेजोनेंस इन एलसीआर सीरीज़। रेजोनेंस इन एलसीआर सीरीज़ की अगर बात करें, रेजोनेंस कब होगा, जब भी एक्सएल इक्वल टू एक्सी होगा, या तो वी एल इक्वल टू वी सी होगा। ये आपको दिया नहीं जाएगा कि सर्किट इज इन रेजोनेंस, ये आपको फाइंड करना है कि अगर एक्सएल और एक्सी का ऐसा कुछ दे, ओमेगा एल होता है एक्सएल, ओमेगा सी होता है और एक्सी होता है ओमेगा सी। अगर इंडक्टेंस और देखो फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा, आपको अगर ईएमएफ का ओमेगा एल, अगर आपको फ्रीक्वेंसी दिया है, मतलब E इज इक्वल टू ई नॉट साइन 2 पाई टी, तो ये क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी ओमेगा हो गया, ओमेगा होता है 2 पाई एफ, तो 2 पाई इज इक्वल टू 2 पाई एफ, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, एफ फ्रीक्वेंसी आ गया 1। वैसे आपको मिलेगा कि फ्रीक्वेंसी क्या है, इधर से आपको मिलेगा फ्रीक्वेंसी। ओके, ओमेगा से निकाल सकते हो फ्रीक्वेंसी। तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का जो वैल्यू दिया है वो डालने के बाद अगर आपको एक्सएल इक्वल टू एक्सी आ रहा है, या तो आपको जो वोल्टेज दिया है वो सेम है, जैसे कि सर्किट डायग्राम अगर बना दिया आपके लिए सी एल और आर, ऐसा सर्किट डायग्राम बना दिया उसने इधर बताया कि 200, इधर बताया 200 वी आर वी सी और वी एल इज इक्वल टू 200, फाइंड दिस। तो आपको देखते ही समझ में आना चाहिए ये 200 है, ये 200 है, वी एल इक्वल टू वी सी है, तो ये रेजोनेंस में सर्किट है। रेजोनेंस में अभी क्या होता है, रेजोनेंस हमें जेड पढ़ा है, ओके जेड पढ़ा है यहाँ पे, इसको ही देख के चलते हैं। अगर वी एल और वी सी इक्वल हो गया, सेम चीज़ माइनस सेम चीज़ जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई एम एफ अभी क्या बचा, अंडर रूट ऑफ वी आर का स्क्वायर, मतलब ई एम एफ सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंस का ही आ जाएगा। वैसे ही z क्या, एक्सएल और एक्सी हो गया सेम चीज़ माइनस सेम चीज़ जीरो, तो z क्या हो गया r, विच इज़ मिनिमम। मिनिमम टू मिनिमम z इतना ही हो सकता है, मिनिमम से मिनिमम। आपने कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस का वोल्टेज सेम करके उसको हटा दिया, मतलब ऐसा मान लो कि ये दोनों सर्किट में है ही नहीं, पूरा नेट वोल्टेज इधर जितना है वो इसके क्रॉस आ जाएगा, नेट वोल्टेज इधर जितना है वो रेजिस्टेंस के क्रॉस आ जाएगा, और मिनिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंस तो रहेगा ही। तो इम्पिडेंस इज मिनिमम विच इज इक्वल टू आर। अभी हमें पता है आई इज इक्वल टू ई बाई जेड, ई तो नेट है ही, जेड क्या हो गया मिनिमम, तो आई कितना हो जाएगा मैक्सिमम, सिंस जेड इज मिनिमम आई इज मैक्सिमम, तो आई मैक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई मैक्स हो जाएगा ई बाई जेड का वैल्यू क्या है आर, इन केस ऑफ रेजोनेंस हो गया, फॉर रेजोनेंस ये चीज़ें हो गए कि आई मैक्स हो जाएगा वी बाई आर, ई बाई आर, फिर वापस क्योंकि ये हो जाएगा सिमिलर टू, रेजोनेंस वाला हो जाएगा सिमिलर टू ओनली रेजिस्टिव सर्किट के जैसा हो जाएगा, ओनली रेजिस्टिव सर्किट, क्योंकि एल और सी ना के बराबर है, मतलब है बट उनका फंक्शन कुछ नहीं है, तो इसमें फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, डेल्टा फाइव 0 डिग्री, डेल्टा फाइव हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि दोनों सेम में आ गए। अभी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होता है, किस फ्रीक्वेंसी से रेजोनेट करेंगे, हमें पता चल गया एक्स एल इक्वल टू एक्स सी, एक्स एल क्या होता है ओमेगा एल, एक्स सी क्या होता है 1 बाई ओमेगा सी। ओके, इसको इस साइड ले लो, ओमेगा एल इंटू ओमेगा सी, ओमेगा इसको ओमेगा को इधर ले लो, एल को इधर ले लो, ओमेगा इज 1 बाई एल सी, ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई एल सी, सॉरी इधर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ना, कैलकुलेशन एरर, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो गया तो ओमेगा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एल सी, ओमेगा को हम लोग 2 पाई एफ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल सी लिख सकते हैं, तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 1 बाय 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल सी।
कैसे आया ये, एक्सएल और एक्ससी को खाली इक्वेट करने से आया, भूल गए तो इसको इक्वेट कर लेना एग्जाम में, डायरेक्टली आपको आ जाएगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ओके, अभी जो आगे जो चीज़ें हैं वो थोड़ी थोड़ी डिफ़िकल्ट लगेगी, या तो समझने नहीं लगे, मतलब ऐसा लगेगा कि इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए ज़्यादा, बट उसका एक्सप्लेनेशन करके आपको मेडिकल में कुछ फ़ायदा नहीं है पढ़ के, तो आप डायरेक्टली इसको याद कर लो, ये सब चीज़ें जो मैं भी लिख रहा हूँ। जैसे कि ऐसा कोई सर्किट रहता है तो उसका बैंडविड्थ क्या होता है, बैंडविड्थ आपको सीधा सीधा फॉर्मूला पता है, और फॉर्मूले में जो भी नंबर है उसका मीनिंग पता है कि वो अल्फ़ाबेट क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आप डायरेक्टली डाल सकते हो। बैंडविड्थ क्या हो जाएगा, बैंडविड्थ इज फ्रीक्वेंसी का ये होता है F2 माइनस F1, डायरेक्ट याद रख लो, ज़्यादा कुछ डीप में जाने की ज़रूरत है नहीं। फिर और एक कहता है क्यू फैक्टर, क्यू फैक्टर इज क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, 2 पाई ऑफ मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड पर साइकिल अपॉन मैक्सिमम एनर्जी लॉस पर साइकिल, ये हो जाएगा क्यू फैक्टर। मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड पर साइकिल या मैक्सिमम अपॉन मैक्सिमम एनर्जी स्टोर लॉस पर साइकिल, ये हो गया क्यू फैक्टर, और 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, ज़्यादा कुछ दिमाग मत लगाओ। क्यू फैक्टर का और एक फॉर्मूला आता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, तो आप देख सकते हो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, बैंडविड्थ कम होगा तो क्वालिटी फैक्टर बढ़ेगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो क्वालिटी फैक्टर बढ़ेगा, डायरेक्ट और इनवर्स ये आपको दे देंगे, बैंडविड्थ दे देते हैं उन लोग। फिर बैंडविड्थ देने के बाद आपको रेजोनेट आपको ऐसा दे देंगे, एक्सएल देंगे, एक्ससी देंगे, ओके, बैंडविड्थ दे देंगे, बोलेंगे क्वालिटी फैक्टर निकाल के दिखाओ। क्वालिटी फैक्टर निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, बैंडविड्थ तो दिया है, फ्रीक्वेंसी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, सिंस इन लोगों ने क्वालिटी फैक्टर पूछा है तो रेजोनेंस में होना ही चाहिए, तो एक्सएल और एक्ससी से आप रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी निकाल दो, ऐसे फॉर्मूला करके रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, फिर बैंडविड्थ को डाल दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ जाएगा क्यू का, डायरेक्ट पूछते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना एक है। फिर और क्या है इसमें, पावर, अभी सबसे थोड़ा इंपॉर्टेंट आता है पावर। नाउ व्हाट इज पावर, पावर इन एसी, पावर क्या होता है, पावर हमें पता है V इंटू आई, वी स्क्वायर बाई आर, या तो आई स्क्वायर बाई आर, ऐसा रहता है पावर का, ये 3 फॉर्मूले हमें पता है, उनमें से हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि V और I इसमें यूज़ होता है। P इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, क्योंकि पावर इज अ स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर क्वांटिटी, और वो होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ वी आई, तो वी आई कॉस थीटा लिख सकते हैं, कॉस फाई इन केस ऑफ एसी, डायरेक्ट याद रख लो। पीक पावर कितना होगा, आर एम एस है ये, पीक पावर कितना होगा, पी नॉट आई नॉट, पी नॉट नहीं वी नॉट, वी आ जाएगा, वी नॉट आई नॉट, ये हो गया पीक। ये कॉस फाई जो है ना वो इम्पोर्टेंट, क्योंकि कॉस फाई को बोलते हैं हम लोग पावर फैक्टर, और ये पावर फैक्टर ही ज़्यादा पूछता है। पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, आर बाई जेड, इसका फॉर्मूला है आर बाई जेड, मतलब रेजिस्टेंस अपॉन टोटल इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट, या तो और एक फॉर्मूला है पावर दैट इज एवरेज पावर अपॉन आर एम एस पावर। पावर फैक्टर क्या है, एवरेज पावर अपॉन आर एम एस पावर, या तो आर बाई जेड, ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा यूज होगा, आर बाई जेड वाला, ओके, पावर फैक्टर निकालने के लिए। एट रेजोनेंस, रेजोनेंस में क्या हो जाएगा, रेजोनेंस में पावर फैक्टर आपको क्या दिख रहा है, आर, जेड रेजोनेंस में क्या हो जाता है, आर 1 से कैंसिल, तो कॉस फाई इज इक्वल टू 1, तो कॉस फाई 1 का भी आता है, तो 5 इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक। एवरेज पावर in this case P average would be 0 and cos phi would be 0 and phi would be 0 degree, sorry ये सब मैंने आपको अलग बता दिया, हाँ ये रहेगा रेजोनेंस के केस में, ये रहेगा। अभी और एक चीज़ आता है चोक कॉइल,
चोक कॉइल, मैंने चोक कॉइल का उधर फॉर्मूला लिख दिया था। चोक कॉइल क्या होता है, कुछ नहीं होता है, एल आर सर्किट ही यही है। चोक कॉइल इज एल आर सर्किट, तो इम्पिडेंस इस केस में क्या आ जाएगा, आर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर। तो ओमेगा एल क्या हो गया, एक्स एल, और ये हो गया एक्स आर। एक्स आर में तो खाली आर आता था, इधर खाली आर आता था एल आर में, बट ये हो गया थोड़ा सा इंटरनल रेजिस्टेंस सर्किट का, ये ले सकते हो। तो नेट रेजिस्टेंस अपॉन इम्पिडेंस, तो ये एल आर सर्किट है और कुछ नहीं, तो खाली इतना ही फर्क है कि इसमें थोड़ा सा एक छोटा सा आर और एक ऐड हो जाता है। इस चोक कॉइल का पावर एवरेज है 0 और cos 5 आ जाएगा 0, तो फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमें पता है चोक कॉइल में एल आर में, क्योंकि वोल्टेज ये करता है, लीड करता है 90 डिग्री, तो 90 आ जाता है फाई इसमें भी। ये थोड़ा याद रख लो चोक कॉइल का, ज़्यादा कुछ पूछते नहीं इसके बारे में। अभी आता है एलसी ऑसिलेशन में। एलसी ऑसिलेशन, एलसी ऑसिलेशन का क्या फॉर्मूला है, इधर एलसी ऑसिलेशन कितना होगा, फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 1/2 पाई इज एल बाई सी। ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी जैसे ही आता है 1/L बाई सी, बट इस केस में क्या है, एल और सी का सर्किट है, जो कि हमारे सिलेबस में है नहीं। ये सी है, ये एल है, बैटरी से कनेक्टेड है वी से, हमारे सिलेबस में ये नहीं है, ठीक ऐसा। फिर इसमें काइनेटिक एनर्जी, सॉरी एनर्जी इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है, एनर्जी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ये होता है। हमें पता है जो कैपेसिटर है वो स्टोर करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करता है, और ये इंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी हाफ क्यू स्क्वायर बाई 2c, और ये हाफ एल आई एम स्क्वायर, मतलब ये मैग्नेटिक नहीं, सॉरी, ये क्यू मैक्स और ये आई मैक्स। देखो क्या होता है ना एलसी सर्किट में, एलसी में ये वोल्ट नहीं होता है, एलसी में क्या होता है, एक जगह कैपेसिटेंस रहता है, एक जगह इंडक्टेंस रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज कर देते हैं, फुल्ली चार्ज करके इसके साथ जोड़ देते हैं। फिर क्या होगा, इसमें से पूरा चार्ज पहले मैग्नेटिक में चेंज होगा, फिर मैग्नेटिक से वापस का इलेक्ट्रिक में, इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक, मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिक। तो इसको भी बोलते हैं एलसी ऑसिलेशन, एलसी ऑसिलेशन इसको बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कब होगा, जब भी चार्ज मैक्सिमम होगा कैपेसिटर पे, तो क्यू मैक्स, तो मतलब पूरा का पूरा एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगा तभी। फिर जैसे जैसे ये धीरे धीरे खाली होगा और ये धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी कम होने लगेगा, मैग्नेटिक बढ़ने लग जाएगा धीरे धीरे, फिर इलेक्ट्रिक 0 हो जाएगा, मैग्नेटिक मैक्स हो जाएगा। तो मैग्नेटिक मैक्स कब हो, जब पूरा का पूरा इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द इंडक्टर रहेगा तभी, तो वो हो जाएगा आई मैक्स जब उसमें रहेगा, वही यही बात है। और इसमें कुछ ये नहीं है, यू मैक्स और ये दोनों इक्वल रहेंगे, क्योंकि यही एनर्जी पूरा इधर जा रहा है, यही एनर्जी पूरा इधर आ रहा है, यही हो रहा है। तो हम लोग कुछ एनर्जी ना निकाल रहे हैं ना दे रहे हैं, तो एनर्जी दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि वही एनर्जी खाली कन्वर्ट हो रहा है वन फॉर्म, इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक, मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिक, ऐसा फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसमें से आप लिख सकते हो 1/QM²/C इज इक्वल टू हाफ LIM²। इतना एलसी में इतना कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, थोड़ा सा पता रहना चाहिए कि मैक्सिमम कब होगा, इसका मैक्सिमम कब होगा, इसका मिनिमम कब होगा, जब ये मैक्सिमम होगा ये मिनिमम होगा, जब मैग्नेटिक मैक्सिमम होगा ये मिनिमम होगा। ये तो ऑब्वियस करेक्ट है।